हेलो, आई एम रूपचंद पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित माँ साहब। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता के बारे में, फिर मैं आपको समरूपता के बारे में, फिर दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले बता दिया। अब समरूपता देखिए, समरूपता जो सर्वांग समता है, सर्वांग समता और समरूपता में इतना अंतर है कि दोनों की जो आकार है, मतलब जो शकल है, वो एक जैसी होगी, परंतु सर्वांग समता में उनकी लंबाई चौड़ाई समान होना चाहिए। परंतु समरूपता में ऐसी कंडीशन है कि ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, अर्थात एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मान लो मेरे पास ये दो आप डिब्बियाँ देख रहे होंगे, दोनों की शक्ल तो एक सी है, एक सी है, परंतु आपको एक छोटी दिख रही होगी, एक बड़ी दिख रही होगी। तो एक छोटी और बड़ी होगी, इन दो मतलब आकार समान है लेकिन माप अलग अलग है, तो इन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। लेकिन यदि इसके बराबर दो हो जाएं तो सर्वांग सम कहेंगे, इसके बराबर हो जाएं तो सर्वांग सम कहेंगे। अर्थात जो वस्तुएं सर्वांग सम हैं, देखिए बराबर हैं तो सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं। लेकिन यदि दोनों की डिजाइन एक सी है और छोटी बड़ी है तो केवल समरूप रहेंगी, सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम में क्या होना चाहिए कि ये बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वे वस्तुएं समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो परंतु माप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि माप समान हो जाएगी तो वो सर्वांग सम भी कहलाएंगे, तो ये भी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी जो माप है वो समान नहीं होगी, एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी। जैसे उन वस्तुओं को हम समरूप कहेंगे एवं इसके इस गुण को हम समरूपता कहते हैं। और इसे किस चिन्ह से दर्शाते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ ये चिन्ह बना हुआ है। तो ये केवल ये प्रदर्शित कर रहा है कि इनकी जो शकल है वस्तुओं की वो समान है, और यदि इसमें बराबर का चिन्ह लगा देते तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर हो जाती। तो यहाँ ये समरूपता प्रदर्शित कर रहा है केवल शकल समान है, उसकी लंबाई चौड़ाई समान नहीं है। तो यदि बराबर लग जाए तो वो सर्वांग समता कहलाता है, लेकिन बराबर नहीं लगा है तो केवल क्या है? समरूप। ऐसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जब हम इसमें भी दो वस्तुएं लगेंगी, दो वस्तुओं के बीच कंपेयर करना है। तो जैसे बाजार में बिकने वाला एक ताजमहल, आप देख रहे होंगे बाजार में बहुत सारे ताजमहल बिकते हैं, और आगरा में बना हुआ ताजमहल है। ताजमहल तो अब ताजमहल आप इसको कह रहे हैं, ताजमहल उसको कह रहे हैं। क्या उनके जो आकार है, डिजाइन तो एक सी है, परंतु उसकी लंबाई चौड़ाई समान होगी? नहीं होगी ना। तो जब लंबाई चौड़ाई समान नहीं होगी तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, अनुपात समान होना चाहिए, ना कि उनकी लंबाई चौड़ाई समान हो, उनका अनुपात समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम और देखते हैं उदाहरण। तो मैंने ये दो आपको डिब्बियाँ दिखाई हुई थी, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये भी आपकी कैसी होंगी? समरूप होंगी। आप दो इन शीशियों को भी देखिए, एक सी डिजाइन की हैं लेकिन एक छोटी है, एक बड़ी है, आप देख रहे होंगे। तो इन शीशियों को भी आप देखेंगे तो ये कैसी हैं? समरूप हैं। अर्थात इनकी शकल सूरत एक सी है लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है जो वो अलग अलग है। अर्थात इनका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, इनका एक अनुपात समान होगा। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। अब हमारे इस ब्रह्मांड में ढेर सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो समरूप होती। अब आप कहेंगे समरूपता कहाँ लगेगी? देखिए, जितने व्रत होते हैं, जितने व्रत होते हैं, आप कम त्रिज्या का बनाइए, बड़ी त्रिज्या का बनाइए, तो वो क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। जैसे मैं देख लीजिए, आप मेरे पास एक ये व्रत है, आप मैं दिखा रहा हूं, एक ये व्रत घूम रहा है और एक बड़ा वाला व्रत है। तो ये दोनों हम समरूप कहेंगे क्योंकि इस जो छोटा व्रत है इसकी त्रिज्या छोटी है और जो बड़ा व्रत है इसकी त्रिज्या बड़ी है। तो इनका जो अनुपात होगा भुजाओं का, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये बराबर होगा। और ठीक है ना, ये छोटे बड़े होंगे। तो जो जितने भी व्रत हैं वो सब समरूप होंगे, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सब समरूप होंगे। जितने भी वर्ग हैं, वर्ग जानते ना, वर्ग, वो भी सब कैसे होंगे? समरूप। अर्थात ऐसी डिजाइन जिसकी चारों तरफ की जो माप होती है वो समान, जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसी आकृतियां हमेशा समरूप होंगी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए, हम ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के बारे में तो हमने देख चुके कि ढेर होंगी, लेकिन हमें इन सारी वस्तुओं को छोड़ते हुए हम केवल गणित पे आते हैं। तो गणित में हमें क्या पढ़ना है? गणित में हमें केवल समरूपता पढ़ना है, वो भी किसमें? त्रिभुज में। तो हम जैसे हमने सर्वांग समता त्रिभुज में पढ़ी थी तो हम समरूपता भी पढ़ेंगे। तो समरूपता पढ़ने के लिए हमें त्रिभुज में कौन कौन सी आवश्यकता है? कोण की और भुजाओं की। तो आइए हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता में देखिएगा, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों एवं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। देखिएगा, सर्वांग समता में हमने क्या पढ़ा था? ये दोनों लाइनें ही पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि उनके संगत कोण बराबर, अर्थात ये कॉमन है। ये चीज आप जो देख रहे हैं ये उसमें सर्वांग समता में भी थी, उस समरूपता में भी है। अंतर क्या है? उनकी संगत भुजाएं, यहां लिखा था कि बराबर है, लेकिन यहां क्या लिखा है? समानुपातिक है। समानुपातिक मतलब उन भुजाओं का
अनुपात निकालेंगे तो वो समान निकलेगा। अर्थात यहां देखिए ए बी भुजा की लंबाई नापेंगे और पी क्यू भुजा की लंबाई नापेंगे, इसी प्रकार BC भुजा की लंबाई नापेंगे वो QR की नापेंगे, इसी प्रकार AC की नापेंगे वो PR की नापेंगे। तो इस छोटे त्रिभुज की समस्त भुजाएं अंश में मान लो रखेंगे और इसको हम हर में रखेंगे और इनका जो अनुपात निकलेगा वो बराबर होना चाहिए। अर्थात समरूपता में एक डिजाइन आपको ध्यान रखना है कि एक आकृति छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, या पहली बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, मतलब एक छोटी एक बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। दोनों समान हो सकती हैं, वो कंडीशन है। तो समान होंगी तो दोनों चीजें हो जाएंगी, मतलब समरूप सर्वांग समता भी होंगी और समरूप भी हो जाएंगी। तो प्रत्येक जो दो वस्तुएं होती हैं जो सर्वांग सम हैं तो वो समरूप कहलाएंगी, लेकिन जो समरूप वस्तुएं हैं जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। समरूप हैं यदि तो उनकी यदि माप भी समान हो जाती है तो वो सर्वांग सम हो जाएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना है परीक्षा पूछा जाता है। तो देखिएगा ये परिभाषा बिल्कुल याद हो जाए तो उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जो त्रिभुज जो भी आप नाम देंगे वहां पर नाम लिखे जाएंगे। देखिए पहला उनके संगत कोण बराबर, तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर R, अर्थात ये पहले रूल्स हो गया। दूसरा इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, उनकी संगत भुजाएं AB PQ के अनुपात में तो बराबर, BC QR के अनुपात में बराबर, AC PR के बराबर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता है, जो किस प्रकार से हमें ये परिभाषा याद रखना है। अब हम पहुंचते हैं कि वही बात, इसमें भी कुछ कसौटियां हैं। तो कसौटियों में उन गणितज्ञ ने क्या किया कि इसी प्रकार से उन्होंने कहा इतनी सारी चीजें ना निकालते हुए इसमें से हम कुछ चीजें बराबर बता दें तो बाकी चीजें अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो आइए हम इस समरूपता की कसौटियों पर भी चर्चा करते हैं। तो समरूपता की जो कसौटियां हैं उसमें पहली कसौटी देखिए, भुजा भुजा भुजा। वहां भी हमने सर्वांग समता में पढ़ा था भुजा भुजा, तो वहां हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। बस यहाँ बराबर शब्द को आप छोड़ दीजिएगा, जब भी आप समरूपता पढ़ा तो जहां भुजाएं आए वहां केवल समानुपातिक बोलना है, बस आपकी परिभाषा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हो, ये ध्यान देना है, यहाँ समानुपातिक बोलना है। जब भी आप समरूपता पढ़ेंगे तो भुजाएं जब जहां आ जाएं वहां क्या बोलना है, समानुपातिक। समानुपातिक का अर्थ होता है उन भुजाओं का अनुपात है जो वो समान निकलेगा, वो समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए एक त्रिभुज मैंने छोटा बनाया है, एक बड़ा बनाया हुआ है, मैंने बराबर भुजाएं नहीं है, यहाँ भुजाएं अलग अलग हैं इसलिए कोण बराबर होंगे। तो यदि भुजाएं समानुपातिक हो गई तो कोण अपने आप बराबर हो गया, अर्थात हमें 3 बताना है, 3 अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए कैसे, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ये नियम हो जाएगा। तो अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अर्थात जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूपता की नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये कोण भी नापोगे तो बिल्कुल बराबर निकलेंगे। संगत कोण AP के बराबर, BQ के बराबर, CR के बराबर हो जाएगा, पहली कसौटी। दूसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा, अर्थात बीच में आपको कोण लेना है, दोनों तरफ भुजाएं लेना है। तो भुजाएं मैंने फिर कहा आपको, जब भुजाएं हैं तो भुजाओं को क्या लाना है, अनुपातिक, और कोण को क्या लेना है, बराबर। तो यहां पर देखिएगा एक त्रिभुज की दो भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के समानुपातिक हो एवं उनके दोनों जो त्रिभुजों के बीच का कोण है ना, जैसे ये देखिए ये दोनों भुजाएं हैं इनको अनुपातिक और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR एवं कोण B बराबर कोण Q। अब कोई भी हो सकता है भाई, जो कोण हुई है तो ये भुजाएं हो गई, यानी बीच में कोण होना चाहिए, दोनों तरफ की भुजाएं हों। तो ये SAS दूसरा नियम, पहला भुजा भुजा भुजा, दूसरा भुजा कोण भुजा, तीसरा जो नियम है वो है हमारा कोण 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 समरूपता। अब देखिएगा आपने कभी देखा होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के चतुर्भुज के होता है 360, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश होगा तो देखिए अब जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहां जो नियम होता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप क्यों होंगे, क्योंकि उसकी एक छोटा त्रिभुज बनेगा, बड़ा बनेगा। कोण तो हमेशा बराबर बनते हैं, लंबाई बढ़ जाएगी भुजाओं की, कोई दिक्कत नहीं है, भुजाओं की लंबाई बढ़ेगी तो अनुपातिक होती हैं, तो अनुपातिक हमें जरूरत है। अर्थात यदि कोण बराबर संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं अपने आप समानुपातिक हो जाएंगी। लेकिन एक और उसमें नियम है जिसे उपप्रमेय कहा गया है, उपप्रमेय, इसी प्रमेय का उपप्रमेय। अब हमें तीसरे कोण की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने अभी बताया था यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां केवल कोण कोण उपप्रमेय भी आप लगा सकते हैं, अर्थात एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएं तो जो बाकी बचते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो ये जो आपकी जो कसौटियां हैं समरूपता की, इन कसौटियों को आप
सीखिएगा, समझते रहिएगा। अब हम आगे के वीडियो में आपको इससे संबंधित जो थेल्स प्रमेय है उसके बारे में आपको बताएंगे, तो और हम इसके बारे में जो चैप्टर है, प्रश्न है, उसको भी हम हल कराएंगे। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।